ओके। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच पे। और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। पिछले लेक्चर में हमने शॉर्ट आंसर टाइप तक खत्म कर दिया था और आज हम हमने शॉर्ट आंसर से पहले सारे एमसीक्यूज खत्म कर दिए थे और आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। So, question is, why do alkenes prefer to go electrophilic addition reactions whilst arenes prefer to go electrophilic substitution reaction? Explain. तो सबसे पहले कि एल्कीन्स और अरेन्स में डिफरेंस क्या है। एल्कीन्स होते हैं जो हमारे ओपन चेन कंपाउंड होते हैं एंड हमारे जो अरेन्स होते हैं वो हमारे बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हमारा बेंजीन है, राइट। अब वो क्या बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल आता है जो कि हम बोल देते हैं E+ है अभी। तो क्या होता है कि हम जानते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल इधर आता है, ये बॉन्ड इस पे जाता है एंड उसी के साथ फिर हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और फिर वो हमें प्रोडक्ट देता है, राइट। ये होता है ऐसे। अरीन्स के केस में क्या होता है, क्योंकि ये एरोमेटिक हैं तो ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, राइट। और क्योंकि ये स्टेबल है तो इनकी जो ये बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी या फिर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है ये जो है बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है। अब क्योंकि ये हाई होता है तो ये बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत होती है, तो यही यहाँ पर है। तो बेंजीन का ये जो चार्ज है, बॉन्ड डिसोसिएशन चार्ज या फिर रेजोनेंस एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा हाई होता है एंड क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई है इसको तोड़ना एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, और क्योंकि ये एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल है इसीलिए ये वाले जो हैं सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करते हैं रादर देन एडिशन। And that is basically the reason why we see that alkenes undergo electrophilic addition reaction while arenes prefer the electrophilic substitution reaction. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 पे। So question number 21 is telling alkynes on reduction with sodium in liquid ammonia forms a transalkene. Okay, तो एक alkyne है, ये जाता है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के साथ, राइट। अब क्योंकि ये सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के साथ जाती है ये क्या फॉर्म करता है, ट्रांस एल्कीन। ये तो हमें उन्होंने एक सिंपल सा रिएक्शन बता दिया है। अब हमें क्या करना है, अब वो बोल रहे हैं कि ब्यूटाइन टू ब्यूटाइन बेसिकली का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, राइट। अब जब तुम ये डालोगे तो यहाँ पर वो क्या है, प्रोडक्ट तुम्हारा ट्रांस प्रोडक्ट है और क्योंकि ये ट्रांस प्रोडक्ट है तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा फिर, राइट। ये हाइड्रोजन इसके बाद जब हम Na और लिक्विड अमोनिया ऐड करते हैं, तो जब हम Na और लिक्विड अमोनिया ऐड करते हैं तुम देख सकते हो ट्रांस आएगा और ये वाला ट्रांस जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी दिखाता है, इसके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है, राइट। तो कायदे से जो 22nd है, विल द ब्यूटीन थस फॉर्म्ड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यस, ब्यूटीन फॉर्म्ड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। So question number 22 is asking कि rotation of a carbon-carbon single bond in an ethane is not completely free. Okay. Why? बेसिकली वो वाई पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या है, मैं इसका एक न्यूमैन स्ट्रक्चर बना देता हूं। मैं यहाँ पर पहले क्या बना रहा हूँ, न्यूमैन स्ट्रक्चर। एंड न्यूमैन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, ऐसा चीज होता है और ये हाइड्रोजन है हमारे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, राइट। अब मान लो ये इसका एक्लिप्स्ड फॉर्म है। अब एक्लिप्स्ड में क्या होता है, उसके इमीडिएट पीछे होता है, चलो मान लो वो मैंने रेड कलर से दिखा दिया है, राइट। वो एक के पीछे एक होता है।
अगर एक साइड एंगल से यहां से हम देखें तो ये कैसा होगा, ऐसा, ऐसा, राइट। और ये कौन सा फॉर्मेट होता है, ये होता है हमारा जो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन है, कुछ ऐसा दिखता है इसका। ओके, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज ये न्यूमन स्ट्रक्चर को देखो। अब ये जो दोनों कार्बन कार्बन है, राइट, अब ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है। ये एडजेसेंट जो बॉन्ड्स हैं, इनके बीच में हम एक रिपल्शन देखते हैं, रिपल्शन, ठीक है। और इस रिपल्शन का जो टेक्निकल टर्म है वो क्या था, उसको हमने पढ़ा था एज टॉर्सनल स्ट्रेन, राइट। सो टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से हम देख सकते हैं कि काइंड ऑफ लाइक ए रिपल्शन मोमेंट है। और क्योंकि यहां पर रिपल्शन है इसीलिए रोटेशन इज नॉट इजी। व्हाई रोटेशन इज नॉट इजी? ड्यू टू the torsional strain, basically due to torsional strain. Make sense? ठीक है। अब क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन है, रोटेशन होता नहीं है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो हमारा रोटेशन है वो कंप्लीटली फ्री नहीं है। ओके, दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस। 22nd क्वेश्चन था। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd। सो ये बोल रहे हैं ड्रॉ द न्यूमैन एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन ऑफ एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशंस। स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशंस अगर आप लोगों को याद है तो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन क्या होता है कि उनके बीच में वो जो दो साइड है, जैसे ये अगर मैं इसमें दिखाऊं, अभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर छप जाएंगे, राइट। एक दूसरे के ऊपर अगर इस साइड को इसके ऊपर रखोगे तो कवर हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये एक्लिप्स फॉर्म है। जब ये वाला चीज इसका मिरर इमेज टाइप बन जाएगा, इसका उल्टा बन जाएगा, तो वो हमारा स्टैगर्ड फॉर्म है। तो पहले 23rd क्वेश्चन के लिए पहले ये समझ लो, मैं 100 हॉर्स फॉर्म में बना देता हूँ, राइट। और 100 हॉर्स में मैं इसको उसी एंगल से बनाऊंगा जिसमें मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था। तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये रहा, एंड ये रहा, राइट। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये क्या है, ये है हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म है। इसी को अगर आपको स्टैगर्ड बनाना है तो क्या कर दो, इसको तुम 180 डिग्रीज घुमा दो, पीछे वाले को 180 डिग्रीज घुमा दोगे तो ये क्या बनेगा, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये जो है ये स्टैगर्ड फॉर्म है इसका। ओके, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। अब 100 हॉर्स से न्यूमैन बनाना है आपको। तो न्यूमैन में क्या होता है, एक यहां ये सर्कल बना दो और बस दिखा दो इसको सामने या इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही बनाना है एक्लिप्स्ड का। अगर मैं न्यूमैन बताऊं, राइट, तो न्यूमैन कैसा होगा, ये एक होगा, ये तो आगे के होंगे कौन से वाले, ये वाले, ये और ये। मान लो मैं दूसरे वाले जो ब्लू कलर से दिखाता हूँ, ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड दैट इज हाइड्रोजन। तो ये इसका क्या हो गया, एक्लिप्स्ड। सिमिलर चीज आपको यहां करनी है। ओके, तो ये लो, और ये मैं मान रहा हूं आगे का है अभी, राइट। तो ये क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाले। और अब मैं मान लेता हूँ रेड वालों से ये और ये वाला बना देंगे। अब देखो ये ऐसे है, हाइड्रोजन है, ये इसके 180 और ये इसका 180। तो ये क्या हो गया, ये हमारा स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, राइट। सो यही न्यूमैन है, दिस इज द न्यूमैन फॉर्म, जो ये नीचे वाला है। और जो ये ऊपर वाला है ये हमारा बेसिकली 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है इसका। ओके ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इजी क्वेश्चन थे। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे पहले देख लो, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ HI, HBr एंड HCl, ठीक है, विथ प्रोपीन इज द सेम बॉन्ड एनर्जी। और HCl के साथ HBr और HI के बॉन्ड एनर्जी दी है। सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी क्या होता है,
एक तरह से अगर हम देखें, बॉन्ड एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो हमें कायदे से बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए, राइट। जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा बॉन्ड तोड़ने का एनर्जी चाहिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, ये क्या होगा, ये होगा हमारा बॉन्ड एनर्जी। अब यहां पर से आप इजीली देख सकते हो, जितना ज्यादा इजीली वो टूटेगा उतना ज्यादा हम बोल देते हैं कि एक कंपाउंड रिएक्टिव है। सिंपल। तो जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना कम रिएक्टिविटी, क्योंकि उतना ज्यादा एनर्जी उसको टूटने में चाहिए, उतना डिफिकल्टी से टूटेगा वो, राइट। तो वो रिएक्टिविटी। अब यहां पर आप इजीली बता सकते हो, ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, हमारा जो एच आई है उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद हमारा एच बी आर रिएक्टिव होगा, और उसके बाद हमारा एच आई रिएक्टिव होगा, राइट। वेरी सिंपल सॉल्यूशन इसका, ठीक है। एच आई ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन एच सी एल, और ये किस टर्म्स में है, रिएक्टिविटी के टर्म्स में, रिएक्टिविटी। ओके, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 25th क्वेश्चन। अब 25th क्वेश्चन में क्या है, बेंजीन है, राइट, एंड यू आर यूजिंग एक अल्काइल क्लोराइड टाइप थिंग। तो हम मान लो यूज कर रहे हैं CH3, CH2, CH2, Cl। इसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, AlCl3। अब AlCl3 की खास बात क्या है, जो AlCl3 है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो क्या होता है, वो इस क्लोरीन को ले लेता है, राइट। और वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है AlCl4-। ठीक है। और यहां क्या बचेगा, इस चीज में बचेगा CH3, CH2 एंड CH2। देखो Cl तो चला गया, राइट। क्योंकि Cl चला गया है तो हम क्या बोलेंगे कि कार्बोकैटायन इधर आ जाएगा। ओके। तो अब देखो, वहां कार्बोकैटायन आ गया है। अब कार्बोकैटायन क्या देखेगा, कार्बोकैटायन अपना स्टेबिलिटी देखेगा, राइट। और स्टेबिलिटी में हमें क्या पता है, कार्बोकैटायंस में कि 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है, राइट। अब ये क्या है, ये 1 डिग्री है। क्या ये 2 डिग्री जा सकता है, हाँ बिल्कुल, एक हाइड्रोजन शिफ्ट के साथ ये 2 डिग्री में जा सकता है। तो ये क्या होगा, ये 2 डिग्री में चला जाएगा। तो ये फिर हमारा जो ये इंटरमीडिएट है ये बन जाएगा CH2 विद अ प्लस एंड CH3। अब ये जो है, ये क्या होगा, एक होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पे, राइट। क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, हाइड्रोजन की जगह ये जो पूरा ग्रुप है ये आ जाएगा। तो अब मैं अगर ये पूरा इरेज कर दूं, बैक स्टोरी जो आपको ऑलरेडी पता है, राइट। AlCl3 बेसिकली वो Cl को ले जाता है एंड AlCl4- बना के वहां कार्बोकैटायन फॉर्म कर देता है, जिसकी फिर तुम स्टेबिलिटी देखोगे और ये बनाओगे, राइट। तो ये जो है AlCl3 के साथ हमको क्या दे देगा, बेंजीन। और यहां पर डाल देता हूं मैं CH, CH3, CH3। इस रिएक्शन को अगर आपको याद है, ये है हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, राइट। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। और बैक ये क्या है कि क्योंकि ये भैया जो है AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए जो होता है ये होता है। ओके, सो दैट इज योर आंसर फॉर योर 25th क्वेश्चन। अब वो पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, हाउ विल यू कन्वर्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, जो ए पार्ट है, एंड बी पार्ट जो है बोल रहा है मेटा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। ओके, तो देखो यहां पर हम बात करेंगे ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टर्स के, राइट। ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टर्स। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर जो होते हैं, ये जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, राइट। जैसे मान लो
CH3, या जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था CH3, CH2, CH3+, ये होते हैं, इसको बेंजीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डालेंगे। ऑर्थो पैरा पोजीशन किसके? ये वाले जो हमारा ग्रुप है। अब अगर ये ग्रुप एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आएगा वो इस ग्रुप के ऑर्थो में होगा या फिर इस ग्रुप के पैरा पे हो। ये पैरा, ये ऑर्थो है, ये हमारे क्या है? ये हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं। अब मेटा डायरेक्टर्स का आपको आइडिया आ गया होगा कि अगर ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा ग्रुप्स है, तो जो हमारे मेटा डायरेक्टर्स वो क्या है? वो मेटा पोजीशन पे देते हैं, राइट। याद करने वाली बात क्या है? जो हमारे प्लस आर ग्रुप्स होते हैं या हमारे जो माइन प्लस आर ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, राइट। और जो हमारे माइनस आर ग्रुप होते हैं वो क्या है हमारा? वो हमारे मेटा डायरेक्टर्स हैं। अब नाइट्रोब्रोमो बेंजीन का अगर हम देखें तो इट इज प्रोबेबली लाइक दिस। देखो, नाइट्रो डाल दो या ब्रोमो डाल दो, देखो पहला तो पैरा है तो वो दोनों ऑपोजिट में ही रहेंगे, राइट। अब ऐसे क्वेश्चन में सोचने की बात क्या है? सोचने की बात यह है कि पहला कौन सा ग्रुप डालोगे? पहले NO2 डालोगे बेंजीन पे या पहले ब्रोमीन डालोगे? अब ब्रोमीन क्या है? वो एक प्लस आर ग्रुप है। NO2 क्या है? वो एक माइनस आर ग्रुप है। तो अगर आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टर चाहिए मतलब पहला आपका एक प्लस आर ग्रुप आना चाहिए जो कि क्या होगा? ब्रोमीन आएगा पहले। और उसी तरह अगर आपको मेटा वाले पोजीशन पे चाहिए तो आपका क्या होगा? माइनस आर ग्रुप होना चाहिए। एंड माइनस आर ग्रुप पहले क्या आएगा? फिर हमारा NO2 आएगा। ओके, तो ओवरऑल क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो तो ये है। ओके, दिस इज द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन। ओके, ये हमारा 26th क्वेश्चन। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो ए पार्ट में जो है बेंजीन से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। अब हमें क्योंकि पैरा चाहिए तो पहले हमें ब्रोमीन डाला होगा, तो हम क्या कर देंगे? बेंजीन का कर देंगे ब्रोमिनेशन। वेरी सिंपल। ब्रोमिनेशन क्या होता है? बेसिकली तुम Br2 और FeBr2 Br3 यूज कर लोगे, राइट। तुम ये यूज करोगे ब्रोमिनेशन के लिए, और ब्रोमीन कहाँ आ जाएगा? ब्रोमीन बेंजीन पे लग जाएगा ऐसे। अब ब्रोमीन है मतलब एक पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर आ गया है। अब इसका नाइट्रेशन कर दो। नाइट्रेशन करोगे तो ये क्या होगा? ब्रोमीन, और यहां पर आ जाएगा NO2 जो कि क्या है हमारा? ये हमारा है पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। ओके, इससे अब आपको लॉजिक आ गया होगा पार्ट बी कैसे करेंगे। तो मैं इसका पूरा रिएक्शन नहीं लिखूंगा, मैं बस लिख दूंगा उसको वर्ड्स में। बेंजीन पहले नाइट्रेशन करोगे क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एक मेटा डायरेक्टर चाहिए। मान लो एक इंटरमीडिएट आ गया I, फिर तुम क्या करोगे? फिर ब्रोमिनेशन कर दो, तो फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा? मेटा नाइट्रोब्रोमो बेंजीन। मेटा नाइट्रोब्रोमो बेंजीन मिल जाता है, ठीक है। तो लॉजिक यही रखना है कि ग्रुप के हिसाब से कौन सा ग्रुप पहले आएगा फिर कौन सा ग्रुप बाद में आता है। दैट इज द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विथ एंड इलेक्ट्रोफाइल। ओके, हमें 3 कंपाउंड दिए हैं। कौन से 3 दिए हैं? OCH3 लगा है एक, ओ सॉरी, OCH3, दूसरा लगा है क्लोरीन, एंड तीसरा जो लगा है NO2 लगा है, राइट। अब क्योंकि OCH3Cl2NO2 रिएक्टिविटी किसके साथ है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल लैक्स इलेक्ट्रॉन्स। लैक्स इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा वो ज्यादा रिएक्टिव है, खत्म, राइट। क्योंकि इन दी एंड द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब OCH3 क्या है? ये एक प्रॉपर प्लस आर ग्रुप है। जो ये हैलोजेंस होते हैं ये क्या होता है? ये प्लस आर होते हैं लेकिन ये माइनस आई देते हैं। और जो नाइट्रो है ये क्या है? ये माइनस आर है और माइनस आई ग्रुप है, राइट। इसीलिए
इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन्स देने वाले वक्त तो क्या है, प्लस आर है, माइनस आई थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींचता है, एंड माइनस आर और माइनस आई का कॉम्बो पूरी तरह इलेक्ट्रोफाइल को का इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या होगा, इसका जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको आइडिया आ गया होगा कि रिएक्टिविटी की तरह डिक्रीजिंग रिलेटिव वैल्यू में तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, फिर किसका होगा, फिर क्लोरीन का होगा, और फिर नाइट्रो का होगा। तो इसका आंसर होगा बेंजीन विथ OCH3 ऑन इट, फिर क्लोरीन, एंड देन NO2। ओके, देन NO2। दैट इज द आंसर ऑफ द 27th क्वेश्चन। अब 28th क्वेश्चन, कायदे से तो हमने उसे 27th क्वेश्चन पे ही आंसर कर दिया, लेकिन लिखने के लिए लिख देते हैं इधर। सो वी हैव टू सी कि हैलोजेंस डिस्पाइट देयर माइनस आई इफेक्ट आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स इन हैलोएरीन्स, एक्सप्लेन व्हाई। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो हमारे या ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपली होते हैं हमारे प्लस आर, राइट। एंड हमें ऑलरेडी पता है हैलोजेंस शो माइनस आई। अब लॉजिक वेरी इजी कनेक्शन, क्यों पर वो करते हैं, क्योंकि हैलोजन जो है वो प्लस आर ग्रुप्स हैं। सो हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स एंड पैरा डायरेक्टर्स इन haloarenes because along with plus I they show along with minus I they show plus R effect also. Okay, that is the reason over here. Okay, next question. Why does the presence of a nitro group make benzene ring less reactive compared to an unsubstituted benzene ring? Okay, तो यहां पर कायदे से खेल किसका आ जाता है, रेजोनेंस का आ जाता है। ओके, रेजोनेंस, रेजोनेंस में बेसिकली क्या होता है, देखो नाइट्रो ग्रुप और बेंजीन, लेट्स मेक अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विद अ नाइट्रो ग्रुप, राइट। ये मेरा है और मैं नाइट्रो का भी स्ट्रक्चर खोल के रख देता हूं, तो दिस इज N डबल बॉन्ड O। ओके, इग्नोरिंग ऑल द फॉर्मल चार्जेस एंड एवरीथिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम बना देते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर आएगा, और ये वाला जो O को है ये इधर चले जाएगा। ओके, फॉर्मल चार्जेस ये देखो मैं प्लस पर्पल कलर में बना देता हूं, ये होते हैं उस पर फॉर्मल चार्जेस। ओके, अब पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका ये, राइट, जो कि NO-O-, यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट, एंड ये दो बचे हमारे। अब क्या होगा, अब तुम देख सकते हो कि जो ये है ये आएगा इधर, तो प्लस चार्ज अब यहां से कहां, यहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट। दैट इज द सिंपल लॉजिक ऑफ रेजोनेंस। तो ये ऐसे बन जाएगा, अब मैं इसको ऐसे बना देता हूं, एंड यहां पर अब प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखो वापस तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ये इधर आएगा और फिर एक प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। ओके, और फाइनली तुम्हें वो वाला स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा, राइट। अब हम देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, जो NO है वो इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर रहा है, अपनी ओर खींच देता है। दैट इज व्हाई इट इज अ माइनस आर ग्रुप, राइट। और क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच देता है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उसको कम कर देगा। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड बेंजीन रिंग कम होगा, और तो वो इस एक्सटेंट तक कम हो जाएगा कि वो एक अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग से भी कम हो जाएगा। इसीलिए अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की चली गई तो उसकी रिएक्टिविटी भी पूरी तरह चली जाएगी, एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन, क्योंकि हमारा जो NO2 ग्रुप है वो क्या है, माइनस आर ग्रुप है, और क्योंकि वो माइनस आर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रेड्यूसेस, एंड क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेड्यूस हो जाता है, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रेड्यूसेस,
एंड वो ही कायदे से आपका 29th क्वेश्चन का जो है आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो बोल रहा है सजेस्ट अ रूट टू प्रिपेयर नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम एसिटाइलिन। ओके, सबसे पहले व्हाट इज एसिटाइलिन? एसिटाइलिन इज इथाइन, तो ये हो गया। तो ये चीज से हमें बनाना है नाइट्रोबेंजीन, बेसिकली ये है। ओके, तो सबसे स्टेप वन हमें लॉजिकली ये दिख रहा है कि हमें बनाना होगा बेंजीन वाला रिंग, राइट। और बेंजीन रिंग को बनाना एसिटाइलिन से कैसे होता है? जब हम उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में रखते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम उसका पॉलीमराइजेशन कर देंगे। सो स्टेप वन क्या है? पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, राइट। अब क्योंकि स्टेप वन पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन है, तो वे हम बेसिकली एसिटाइलिन रखेंगे, इसको हम पढ़ देंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब में, जो कि मैं RHIT लिख देता हूं। और ये कैसे बन जाएगा? ये बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे आते हैं, राइट, ये ऐसे और ये ऐसे तीन आ जाते हैं। और कायदे से क्या होता है, ये एक इधर आ जाता है, ये एक इधर आ जाता है, और ये एक इधर आ जाता है। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, ये तो ये हो गया। अब यहाँ एक बॉन्ड आ गया, और इसमें अब ये दोनों हो गए, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये इस सी पे आ गया, और ये वाला यहाँ पर दो बॉन्ड है, ये इस सी पे आएगा, और यहाँ एक बॉन्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये क्या है? ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन। ठीक है, तो रेड हॉट आयरन ट्यूब पे तुम रिएक्ट करोगे उसे, और उससे तुम्हें बेंजीन मिल जाएगा। अब बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना तो बहुत इजी है, यू जस्ट नीड टू नाइट्रेट इट। तो इसका जब तुम नाइट्रेशन करोगे, तो उसके नाइट्रेशन से तुम्हें क्या करते हो? नाइट्रेशन में तुम यूज करते हो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसका सिंपल अब नाइट्रेशन कर दो तो बेंजीन बनेगा अलोंग विथ NO2। तो ये प्रॉपर रूट है, ठीक है। इसमें मेन याद रखने वाला तो यही था कि रेड हॉट आयरन ट्यूब से यूज होता है। बाकी इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां देखो ओवरऑल चीज क्या होता है, हमें ध्यान रखना है दो चीजों का। पहला, HBr यूज हो रहा है, राइट, ओके। अब HBr यूज हो रहा है, दो चीजें हो सकती है, ये मैं बोल रहा हूं 31st का, ओके। या तो विथ अ हाइपर हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड के साथ, विथ अ परऑक्साइड, राइट, या फिर विदाउट अ परऑक्साइड। दो पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज विथ अ परऑक्साइड, राइट। और जो नीचे वाला रिएक्शन है दैट इज विदाउट अ परऑक्साइड। विथ अ परऑक्साइड है तो ये जो है ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और अगर विदाउट अ परऑक्साइड है तो ये सीधे फॉलो करता है कार्बो कैटायन मैकेनिज्म। अब क्योंकि ये कार्बो कैटायन मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो ये मार्कोव निकोव प्रोडक्ट से देगा। एंड क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से करता है, ये मार्कोव निकोव का उल्टा देगा, यानी कि एंटी मार्कोव निकोव देगा। मार्कोव निकोव प्रोडक्ट क्या बोलता है कि जो तुम्हारा एल्कीन है, जो जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, कायदे से तुम उस पे अपना डाल दो, राइट। अटैच हैलोजन टू कार्बन विथ लेस हाइड्रोजन। तो एंटी मार्कोव निकोव क्या होगा इन एल्कीन, हाँ, मतलब C डबल बॉन्ड C में ही देखना और कहीं नहीं देखना है वो, ओके, इन एल्कीन ओनली। और एंटी मार्कोव निकोव उल्टा हो जाएगा, सो अटैच हैलोजन टू कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन, कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन। ठीक है, इतना याद रख लो आप। अगर इतना याद रख लोगे
तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या कंपाउंड दिया है, हमें दे रखा है बेसिकली प्रोपीन, जो कि है सी डबल बॉन्ड सी। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला कि तुम प्रोपीन यूज कर रहे हो परऑक्साइड के साथ, जो कि यहां पर इन्होंने दिया है फिनाइल परऑक्साइड। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, ये है पीएच, पीएच फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, राइट, प्लस HBr। अब ये देखो यहाँ पर पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड यानी कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी कि एंटी मार्कोवनिकोव। एंटी मार्कोवनिकोव में कौन सा ग्रेटर नंबर कार्बन पे है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, राइट, तो इस वाले पे लगेगा, तो प्रोडक्ट तो ये बनेगा। ठीक है, ये हमारा ये साइड का प्रोडक्ट है। ओके, मैकेनिज्म पे हम बात करेंगे अभी 1 मिनट में, फिर देख लेंगे। और उधर ही तुम अगर खाली HBr लगाओगे तो लेस वाले कार्बन पे जाएगा, जो कि यहाँ पर ये वाला है, राइट, तो ये CBr, H में इधर लिख देता हूं CH3। तो ये हमारा मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट है, और ये जो हमारा है ये हमारा एंटी मार्कोवनिकोव है। ठीक है, एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट है। अब होता क्या है, तो बेसिकली क्या होता है, मैं ये अभी ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, यहां लिख देते हैं छोटा सा, RC डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो R। पहली चीज क्या होती है, फ्री रेडिकल यहां से टूटता है, सॉरी 2 R पर ऑक्साइड है, हाँ, तो आधा इधर आ जाता है, तो हमारे पास फिर क्या आ जाता है, 2RC डबल बॉन्ड O के फ्री रेडिकल्स, राइट, डॉट मतलब फ्री रेडिकल होता है। फिर क्या होता है कि अब यहां पर होगा ये, कि ये बॉन्ड इधर एक टूटेगा, ये बॉन्ड इधर एक टूटेगा, और अब क्या होगा, तुम्हारे पास 2R डॉट है, और ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ एक फ्री रेडिकल, यहाँ एक, तो ये दो फ्री रेडिकल कंबाइन करके एक बॉन्ड बना के CO2 के फॉर्म में दो CO2 बाहर आ जाएंगे। अब तुम्हारे पास फ्री रेडिकल R का आ गया है, और HBr भी उसी तरह टूटेगा, राइट, तो PH, या फिर जो इस केस में हमारा R है, R रेडिकल जाएगा HBr पे जाएगा, और RBr फ्री रेडिकल जो है ये कंबाइन करके RBr दे देंगे, जो कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, विच इज दिस प्रोडक्ट हियर। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया, इजी था मैकेनिज्म इसका ओवरऑल, तो यही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और हमें बस क्लासिफाई करना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको न्यूक्लियोफाइल का मतलब पता है, आपको इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पता है, तो मैं जानता हूं कि आप ये आराम से कर लेंगे। तो 32nd क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है। ओके, न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन पता है आपको, जिन पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा वो है, नॉर्मल से ज्यादा है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, नॉर्मल से कम है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। बाकी आप इसका सब्स्टिट्यूशन आराम से कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यू हैव क्लास हियर। ओके, सो हम बात करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट में अबाउट मोनोक्लोरिनेशंस। ओके, तो कंपाउंड जिसके बारे में हमें बात करना है दैट इज 2-methyl butane. So the question says that the relative reactivity of 1 degree, 2 degree and 3 degree hydrogen towards chlorination is this. Calculate the percentage of monochlorinated products obtained from 2-methyl butane. मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक क्लोरीन आ रहा है, राइट। ओके, स्क्रीन थोड़ा पकड़ लेंगे, ये looks good. All right, so monochlorination means one hydrogen. Now considering our compound which is 2-methyl butane, तो 2-methyl butane और 2 पे एक मिथाइल है, राइट। मोनोक्लोरिनेशन, यहाँ पर एक H है, H
एंड H3, राइट। एक क्लोरीन आएगा और वो किसी भी हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, राइट। अब अगर हम देखें, हाइड्रोजन भी तीन कैटेगरी के होते हैं, या तो प्राइमरी हाइड्रोजन, या तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, या फिर टर्शियरी हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड में अगर हम ध्यान से देखें, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? ये तीन, ये तीन और ये तीन, राइट। मैं प्राइमरी पे P लिख देता हूं। कूल। क्यों है ये प्राइमरी? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन पे अटैच है। दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बन, दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन, एंड दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जो तुम्हारे 1 डिग्री कार्बन है उस पे 1 डिग्री हाइड्रोजन लगा होगा, तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। दिस इज अ सेकेंडरी हाइड्रोजन, दिस इज अ सेकेंडरी हाइड्रोजन, एंड दिस इज अ टर्शियरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है इसमें। 9 1 डिग्री हाइड्रोजन है। इस 2 2 डिग्री हाइड्रोजन है और 1 3 डिग्री हाइड्रोजन है, राइट। ओके, अब देखो रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या दिखा रहा है। रिलेटिव रिएक्टिविटी इज 1:3.8:5। ओके, अब मतलब हर एक अगर हम देखें आउट ऑफ नॉर्मल रिएक्टिविटी टर्म्स में, वन हर एक 1 डिग्री हाइड्रोजन का 1 है, 1 टाइम्स है। हर एक 2 डिग्री हाइड्रोजन का 3.8 टाइम्स है, एंड हर एक 3 डिग्री हाइड्रोजन का 5 टाइम्स है, राइट। दिस इज द 1 डिग्री, दिस इज फॉर द 2 डिग्री, एंड दिस इज फॉर द 3 डिग्री। और कितने 1 डिग्री है? 9 1 है। तो रिलेटिव का अगर अब टोटल अमाउंट निकाले, रिलेटिव अमाउंट अगर हम देखें क्या होगा, 1 × 9, 2 × 3.8, 1 × 5। ओके, दैट्स 1 × 5, जो कि कितना होगा? ये देख लो, ये कितना है? ये होगा 9, ये आएगा 7.6, एंड ये आएगा 5। ओके, अब तो हम बोल रहे हैं 1 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली 9 प्रोडक्ट्स आएंगे हमें, इसके अप्रोक्सीमेटली 7.6 प्रोडक्ट्स आएंगे, एंड इसके अप्रोक्सीमेटली 5 प्रोडक्ट्स आएंगे। ओके, अब टोटल प्रोडक्ट कितने आएंगे? 9 + 7.6 + 5, 21.6। आई नो ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुन के कि टोटल प्रोडक्ट्स डेसिमल के अराउंड है, बट इसको आप एक कंपैरिजन टाइप कर सकते हो कि अच्छा इतना अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री होगा, इतना अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री होगा। तो अब देखो, तुम्हें टोटल मिल गया, तुम्हें 1 डिग्री का उतना मिला, 2 डिग्री का उतना मिला, 3 डिग्री का उतना मिला है। अब सिंपल तुम्हें क्या निकालना है? इनके परसेंटेज निकालने। तो 1 डिग्री का परसेंटेज कितना होगा? 9 है 21.6 में से, इंटू 100। 2 डिग्री का कितना होगा? 7.6 है, तो 7.6 इंटू 21.6 इंटू 100। एंड सिमिलरली 3 डिग्री के कितने होंगे? 5 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, राइट। सो 5 है इंटू 21.6 इंटू 100। ओके, और मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, आप कर लेना। ये अप्रोक्सीमेटली आता है 41.7% के करीब, ये आता है 35.2% के करीब, उप्स सॉरी 35.2, और ये अप्रोक्सीमेटली आता है 23.1% के करीब। ओके, सो दिस वाज व्हाट तुम्हें इस ओवरऑल क्वेश्चन में करना था। बेसिकली क्या करना था, तुम्हें पहले देखना था कितने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन है, उनके रिलेटिव रिएक्टिविटी से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, ताकि तुम्हें पता चले रफली तुम्हें कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और फिर तुम उसके परसेंटेज निकाल दो टोटल निकाल के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन जो है आपका, वो है write the structure and names of products obtained with the reaction of sodium with a mixture of 1 iodo 2 methyl propane and 2 iodo propane। ओके, अब यहां पर एक चीज आपने पढ़ी होगी जो कि होता है वुड्स रिएक्शन। ओके, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ये दो अल्काइल हैलाइड होता है बेसिकली, ये और सोडियम ले लेते हैं, राइट। अब ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये दोनों अलग हो सकते हैं, ये आपकी मर्जी, लेकिन
अगर अलग अलग होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है, सेल्फ प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है, और खाली ये निकल जाके आपको आर आर दे देता है जो कि एक एल्केन है। तो वुड्स रिएक्शन का ओवरऑल फंडा ये है, राइट। अब आप देखो आपके पास यहाँ दो कंपाउंड है। पहला है 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 पे मिथाइल है, 1 पे आयोडो है। ये आपका 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन है, राइट। एंड 2 आयोडो प्रोपेन जो कि बेसिकली ये है। अब क्या होगा, 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन का एक खुद के साथ होगा और एक इसके साथ होगा, राइट। सिमिलरली 2 आयोडो प्रोपेन का एक खुद के साथ होगा और एक इसके साथ होगा, जो कि यही चीज हुई। फिर से यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, राइट। तो अब रिएक्शन कैसे लिखोगे, जैसे ये है तुम्हारा 2 आयोडो Na और 2 आयोडो, बस ये निकाल दो और तुम्हें क्या मिल जाएगा, सी सी। यहां लिख देते हैं सी 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 सी। ये रहा, तो तुम्हारा 1 2 3 4 लॉन्ग चेन 4 है और 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन होगा तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इसका सेल्फ प्रोडक्ट है। इसी तरह आप इसका भी सेल्फ प्रोडक्ट लिख सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन कहाँ से निकाल रहे हो, राइट। तो जैसे ये रहा आयोडीन, ये रहा CH3, राइट। और आयोडीन C तो ये दो निकलेंगे एक Na के साथ। तो क्या होगा, ये जो कार्बन है ये इधर कनेक्ट होगा, तो आपके पास 1 2 3 ये 4 पे कनेक्ट होगा और ये इस पे आएगा, या फिर इस पे ये ऐसे आएगा और यहाँ पर ये सेकंड पे आएगा। तो ये प्रोडक्ट है आपका, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 34 वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन वुड्स रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द hydrocarbon radicals that can be formed as intermediates during monochlorination of propane। ओके, मोनोक्लोरिनेशन का एक चीज है कि मोनोक्लोरिनेशन जो कि है वो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, राइट। एंड क्योंकि ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, मतलब फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें 2 मिथाइल प्रोपेन, ये रहा। फ्री रेडिकल बनने के कौन कौन से दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो इधर बनेगा, राइट, या फिर वो इधर बनेगा 1 डिग्री। तो ये 2 डिग्रीज है एंड दिस इज 1 डिग्री। और हमने देखा था फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, वो होते हैं 3 डिग्री, देन ग्रेटर, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, राइट। और अगर आप देखना चाहो इसका बेसिकली क्या होता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर देखो 9 है, 1 2 आई मीन 3 3 3 इधर, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है। एंड इसमें अगर हम देखें खाली अल्फा हाइड्रोजन कौन से है, इस सर्प में जो एक लगा, तो इसमें खाली एक अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो 2 डिग्री है वो ज्यादा स्टेबल, सॉरी ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल है ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू 1 डिग्री, राइट। और हमें पता है कि विच ऑफ देम इज मोर स्टेबल, आपने देख लिया है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, एंड द रीजन वाई दे आर स्टेबल इज बिकॉज ऑफ देयर 9 अल्फा हाइड्रोजन दैट इट हैज, ओके। तो ये दो इंटरमीडिएट्स फॉर्म होंगे और ये इसका स्टेबिलिटी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, an alkane C8H18 is formed as the only product on subjecting a primary alkyl halide into a Wurtz reaction. On monobromination of this alkane, it yields an other isomer of tertiary bromide. Write down the structure of the alkane and the tertiary bromide. Okay, तो तुम्हारे पास क्या है, एक एल्कीन है, अल्काइल हैलाइड है, सॉरी एक अल्काइल हैलाइड है, राइट। और तुमने वुड्स रिएक्शन करा, तुम्हें क्या आया, एक एल्केन जिसका है C8H18 टाइप, ओके। फिर ये तुमने एल्केन लिया और तुमने इस पे क्या कर दिया, तुमने इस पे ब्रोमिनेशन कर दिया, ओके। सो दिस इज एन एल्केन। और फिर तुमने क्या करा, तुमने एल्केन एंड उस पे क्या कर दिया, ब्रोमिनेशन।
तो तुम्हें क्या आएगा, एक टर्शियरी ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आएगा, राइट। टर्शस तो सबसे पहले अगर हम देखें, राइट, हमारा अगर C8H18 है, ओके, तो ऐसा हो सकता है, देखो इसका एक दो तीन, ये एक एग्जाम्पल देख लो, राइट। तो ये है, हम मैंने एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो NaI निकलेगा, राइट। और क्या होगा, कार्बन काउंट जो है दोनों का मिला के होगा। अब यहाँ पर क्या है, 8 है, राइट। तो इसका मतलब है कुछ C4H, जो भी नंबर आएगा अल्काइल हैलाइड, तो एक कम होगा, C4 2n-1, और वो आएगा, लेकिन लॉजिक यह है कि 4 कार्बन वाला जो है वो होगा, राइट। ओके, तो अब तुम्हें इतना पता है, जो तुम्हारा इनिशियल अल्काइल हैलाइड है उसमें 4 कार्बन होंगे, और 4 कार्बन वाले दो पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। या तो वो 1 डिग्री होगा या फिर वो 2 डिग्री होगा, क्योंकि ये ओपन चेन होंगे। सो या तो वो इधर होगा या तो वो इधर होगा, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। अब हमने बोला है कि जो हमारा ये है, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देगा। अब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, जब हम एक एल्केन पे ब्रोमिनेशन करते हैं तो एक हाइड्रोजन जाता है। अब क्योंकि एक हाइड्रोजन टर्शियरी पोजीशन से जाएगा, तो मतलब कि इनमें से जो ये एल्केन है, एक टर्शियरी हाइड्रोजन बचा रहना चाहिए। अब टर्शियरी हाइड्रोजन कैसे बचा रहेगा, इज द क्वेश्चन दैट वी विल आस्क, राइट। यस, इसका स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो टर्शियरी हाइड्रोजन होगा तो ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल। तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। हमने क्या बोला था, हमने इनिशियली ये बोला था कि यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अब हमें पता है कि यहाँ पर ये 3 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। 3 डिग्री का हाइड्रोजन आएगा, 3 डिग्री का हाइड्रोजन आएगा, मतलब कि ये जो चीज है वो यहां से उठ के यहां आ जाएगी, और यहां से उठ के यहां आ जाएगी। अब बेसिकली क्या होगा, ये हाइड्रोजन का Br HBr से रिएक्ट करेंगे ना, तो Br तो इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, जो कि क्या है फिर 3 डिग्री है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर अल्काइल हैलाइड, ठीक है। हमने थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी लगा दिया। अब इसके बाद तो तुम नॉर्मल इसका वुड्स रिएक्शन करो और फिर HBr लगा लो, खाली HBr है। सो दिस विल गिव अ मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट, ओके। सो रिएक्शन लिख लेना, इट वाज फाइनल प्रोडक्ट जो है वो होगा 2 ब्रोमो 2,5 डाइमीथाइल हेक्सेन, ठीक है, 2,5 डाइमीथाइल हेक्सेन, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर योर 36th क्वेश्चन। थोड़ा हमने रिवर्स साइकोलॉजी लगाया। पहले तो हमें पता था कि जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पर, सॉरी, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका ओरिजिनल हाफ होगा। फिर हमने पॉसिबिलिटीज क्या रखे थे कि ओपन चेन में 1 होगा 2 होगा, लेकिन फिर उन्होंने हमें बोला कि हमारे पास क्या है, एक टर्शियरी ब्रोमाइड है। क्योंकि टर्शियरी ब्रोमाइड है मतलब 3 डिग्री का हाइड्रोजन इस प्रोडक्ट में रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर वो हाइड्रोजन चेंज हो गया होगा, राइट। 3 डिग्री का एक कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ होगा, राइट। तो हमने उसको 3 डिग्री का सोचते हुए कि 3 डिग्री हाइड्रोजन है, हमने उसका स्ट्रक्चर ओपन चेन से ऐसा बना दिया है, इंस्टेड ऑफ दिस, सॉरी दिस, इंस्टेड ऑफ दिस हमने इसका स्ट्रक्चर ये बना दिया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है, ओके। और इसके बाद तो फिर तुम्हारे को वुड्स रिएक्शन लगाना है, एंड एक बार तुमने उसके वुड्स रिएक्शन लगा दिया है, देन तुम उस पे ब्रोमिनेशन करो। द फाइनल आंसर इज 2 ब्रोमो 2,5 डाइमीथाइल हेक्सेन, ओके, दिस इज डाइमीथाइल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द रिंग सिस्टम्स फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एरोमेटिक। अगर एक प्लेनर रिंग है जिसमें कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स है तो वो एरोमेटिक होता है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन रिंग सिस्टम, ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है हकल्स रूल, ओके।
तो हकल रूल्स और ये प्लस दो चीजें बताई हैं इन्होंने, ओके। और इसके बाद तुम्हें इन्हें क्लासिफाई करना है एज एन एरोमेटिक या फिर एक नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कंपाउंड होने के कंडीशंस ये उन्होंने तीन बता रखे हैं, राइट, ओके। और अगर हम अगला क्वेश्चन भी देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, मतलब इन तीनों कंडीशन की वजह तुम खाली ये एक कंडीशन लगाओगे और तुम बताओगे कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो कायदे से ये दोनों क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। तो मैं 37th क्वेश्चन मैं कर देता हूं, एंड जो ये 38th क्वेश्चन है ये आप होमवर्क पे करना, ओके, ट्राई इट। ठीक है, सबसे पहला कंपाउंड के बारे में हम बात कर लेते हैं, ओके, जो कि है ये विथ नाइट्रोजन हियर, ओके, एंड दिस इज द कंपाउंड, ओके। अब अगर हम देखें, प्लेनर रिंग है, हाँ है, प्लेनर है, राइट, पिरिडीन का स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर ही है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, देखो रेजोनेंस पॉसिबल है, राइट। तो अब हकल रूल देख लो, तो यहां पर कितने एरोमेट रेजोनेंस में है, 6 है, 4n+2 के फॉर्म में है। 6 को क्या हम 4n+2 में लिख सकते हैं, यस, 4 × 1 + 2 लिख सकते हैं हम 6, राइट। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो दिस इज एरोमेटिक, ओके। अगले वाले पे अगर हम बात करें, देखो, मैं यहीं इस पे लिख लेता हूं, यहां देखो, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इसमें क्या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, बी वाले में नो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। अब क्योंकि नो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, एक वाला, एक जो इसका ये वाला कंडीशन है ये तो गया। अब क्योंकि ये गया तो ये क्या है, ये है नॉन एरोमेटिक है, ओके। सिमिलरली तुम इस पे देखो, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, कंप्लीट है, ओके, कंप्लीट है, प्लेनर रिंग है, हाँ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यस, सो दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। इज दिस एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, देखो प्लस है, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस है, प्लस है, तो फिर रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ये वाला पॉसिबिलिटी है कि तुम एक ही बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हो, राइट। सो दिस कंप्लीट्स इट, ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन वाला सेटिस्फाइड नहीं है, सो दिस इज नॉन एरोमेटिक, ओके। ये आप कर लोगे, ये इजी है, लॉजिक सेम लगाना है। इस पे बात करते हैं, ठीक है। इस पे देखो, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ओके। तो इस पे ये तो नहीं हो रहा है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। और अगर हम देखें इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट 4n+2 के फॉर्म पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स इज 4n के फॉर्म पे। तो हक्कल्स रूल भी इधर फॉर्म सेटिस्फाई नहीं हुआ है, राइट। अब क्योंकि हक्कल रूल इधर सेटिस्फाई नहीं हुआ है, दैट मेक्स दिस नॉन एरोमेटिक, ओके। तो अगर आपको एक बार में इसका आंसर देना है, ठीक है, ओके, जस्ट मिनट, राइट। तो अगर आपको अब मैं एक बार पे इसका आंसर दे दूं, सो ए क्या है, एरोमेटिक, बी क्या है, नॉन एरोमेटिक, सी इज एरोमेटिक, डी इज नॉन एरोमेटिक, ई जो है वो एरोमेटिक होगा, एफ ऑल्सो एरोमेटिक होगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जी इज नॉन एरोमेटिक, ओके। सो दिस इज द आंसर। सेम लॉजिक लगा के आप 38th क्वेश्चन कर लोगे। एंड कमिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हमारा 39th क्वेश्चन, ठीक है। 39th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सजेस्ट अ रूट टू प्रिपेयर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका स्ट्रक्चर यही दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम एथेनॉल। तो क्या है, तुम एथेनॉल से स्टार्ट करोगे और तुम्हें एंड में ये आना है, ओके। एथेनॉल क्या है, C2H5OH, राइट। अब सबसे पहले तो तुम्हारे को यहाँ देखो एक सल्फर का वो करो। अब लॉजिकली क्या होगा, तुम्हारे पास ये जो पार्ट है SO2OH, ये तुम किसी और कंपाउंड से लाओगे, और जो ये पार्ट है CH3CH2O, ये वाला पार्ट ये रहा, ओके। तो आप हाइड्रोजन से अलोंग बॉन्ड तोड़ दोगे।
तो ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा हाइड्रोजन सल्फेट का न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन सल्फेट, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल कहीं से मिल गया, अगर मान लो ये न्यूक्लियोफाइल मिल गया आपको, राइट। अब ये न्यूक्लियोफाइल आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको यहां पर ये वाला बॉन्ड निकालना है। ये कैसे निकालोगे, ये आप ऐड कर दो इस पे HI या H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दो, ठीक है। सो अगर आप रिएक्ट में I डालोगे तो प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ये प्रोटॉन देगा, H लेगा, फिर ये बनेगा। ये बेसिकली जो एस्टरिफिकेशन का आपका आधा मैकेनिज्म है वो लगेगा, एस्टरिफिकेशन का वो मैकेनिज्म लगेगा तो फिर ये बन जाएगा CH3CH2O, एक H इधर लेगा, एक H इधर लेगा और ये बन जाएगा। अब क्या होगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इधर, राइट, इधर अटैक कर लेगा और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वाटर किक आउट कर लेगा। ओके, सो दैट विल गिव यू योर प्रोडक्ट। तो एक बार अगर समराइज कर लें तो हमारे को सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फेट वाला वो प्रोडक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, H2SO4 लेंगे तो और हम एक H निकाल देंगे, फिर हमारे पास क्या बचा होगा ये। अब ये कायदे से जो ये लिखा है SO4H, इट इज नथिंग बट OSO2OH, ठीक है। तो तुम्हें न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अब तुम बेसिकली क्या करोगे, CH3CH2OH, इसको HI पे रिएक्ट मारोगे, ये H ले लेगा, या HCl से भी रिएक्ट कर सकते हो जैसे हम वो एस्टरिफिकेशन में यूज करते हैं, CH2OH2 प्लस। अब क्या होगा, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है दिस विल अटैक दिस और ये H2O बाहर आ जाएगा, सो -H2O, सो CH3CH2OSO2OH, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो इसी के साथ हमने जो है इसके शॉर्ट आंसर टाइप कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे वी विल कंप्लीट उसका मैच द फॉलोइंग एंड मैच द फॉलोइंग कंप्लीट कर लेंगे और असर्शन एंड रीजन टाइप करके लॉन्ग आंसर टाइप भी नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।